हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट यूनिट, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली इस वाली यूनिट में केमिस्ट्री के बेनिफिट्स बहुत सारे बताए हुए इंट्रोडक्शन पॉइंट में। अगर इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन समझे बेटा तो बहुत 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 इजी पॉइंट है इसमें। अगर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें और यूनिट्स स्टार्ट करने से पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें बेटा इस टॉपिक में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर इंट्रोडक्शन हमें समझना है, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में बड़ी ही क्लियर बात बता दी हुई है कि इसमें आपको केमिस्ट्री के फायदे के बारे में बात करनी है और नुकसान के बारे में बात करनी है। इन द सेंस कि केमिस्ट्री के क्या बेनिफिट्स है और क्या उसका नुकसान है, क्योंकि वो कहावत है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री के भी दो पहलू होते हैं, कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की ब्रांच की बात करी जाए ओवरऑल, तो टोटल केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है? तो जैसे दो तो जनरल हो गई बेटा, जो हम सब लोग जानते हैं। एक तो हो गई बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सिंपल पॉइंट बता देता हूं, जिसमें आप कार्बन वगैरह के बारे में पढ़ोगे, या कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो पढ़ोगे, वो सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाइड्रोकार्बन्स, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बेटा, एक यूनिट था आपका कार्बन से रिलेटेड, जिसमें आपने बातें करी थी कुछ मीथेन के बारे में, कुछ ईथेन के बारे में, कुछ अल्कोहल के बारे में, कुछ CHO के बारे में। ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े हुए बेटा 10th स्टैंडर्ड में, आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और होप्स आपको याद होंगे। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एट दैट टाइम we observe one thing that it is related with the organic chemistry. This topic is related with the organic chemistry. So अगर सेकंड वाली ब्रांच के बारे में बात करी जाए, विच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या जुड़ा हुआ है? तो सारा मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, जिसके बारे में बातें होती रहती है बेटा। वो भी आपने शायद कहीं ना कहीं बेटा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सारी बातों को। लेकिन इसके अलावा और केमिस्ट्री की टोटल कितनी ब्रांचेस है? तो दो तो ये हो गई बेटा। एक आप लिख सकते हो बेटा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, या फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हो एज अ एनालिटिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फोर्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है बेटा। एंड द फिफ्थ वन इज रिलेट विद द फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये कुछ 4-5 ब्रांचेस है बेटा केमिस्ट्री की, जिसके बारे में थोड़ा हमें बताया हुआ है और हमें पढ़ना है बेटा। तो ये कि इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू बताया हुआ है, हाउ मेनी टोटल ब्रांचेस और हाउ मेनी टोटल ब्रांचेस आर कनेक्टेड विद द डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद द केमिस्ट्री। सो टोटल 5 अलग अलग तरीके की बेटा ब्रांचेस है जो केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेट करती है बेटा, जुड़ी हुई है। देयर आर 5 ब्रांचेस। तो अगर इन 5 ब्रांचों के अलावा बेटा अगर बात करी जाए तो केमिस्ट्री का यूज कहां पर होता है? तो जनरल लाइफ, सुबह उठते हैं बेटा, वहां से लेकर शाम को या रात को जब हम सोने जाते हैं वहां तक, सबसे पहली बात तो बेटा हम पानी का कितना ज्यादा यूज करते हैं। और पानी में क्या है बेटा? 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये किससे रिलेट करता है बेटा? ये किससे रिलेट करता है? केमिस्ट्री से रिलेट करता है। और उठने के फौरन साथ ही बेटा हमें पानी की जरूरत पड़ती है ना। इवन आप टूथपेस्ट जो यूज करते हो बेटा, दैट इज ऑल्सो केमिकल्स, है ना। और खाना बनाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है।
ये जितनी भी चीज़ें हैं बेटा हमारे आसपास, उसमें ज़्यादातर केमिकल जो चीज़ें हैं उसको हम रोज़मर्रा लाइफ में बहुत 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 बार यूज़ करते हैं बेटा। तो अगर ये समझ के चलो कि अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ होती। क्यों? क्योंकि जितनी भी बेटा मेडिसिन जितनी रिलेट करती है वो भी केमिस्ट्री की एक देन है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो जितनी भी बेटा नई नई बीमारियां हैं, इवन आप आज देखते हो बेटा जो कोविड फैल रहा है ना, तो कोविड की भी जो बेटा वैक्सीन बनाई गई है दैट इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। इवन जो कैंसर के बारे में आपको बताया हुआ है बेटा, अगर आप पढ़ोगे इन अ टेक्स्ट बुक तो पर्टिकुलरली वर्ड्स में लिखा गया है बेटा कि जो कैंसर है जो महाभयंकर बीमारी मानी जाती है, तो कैंसर की भी जो मेडिसिन बेटा सर्च की गई या रिसर्च की गई इट इज टोटली बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। कैंसर की, और कैंसर की दो मेडिसिन कौन कौन सी है बेटा? तो समटाइम्स अगर चाहे तो हमें पूछ सकते हैं बेटा इन अ वीएस की फॉर्म और एमसीक्यू टाइप ऑफ फॉर्म। तो कैंसर की दो दवाई जो बेटा देन है केमिस्ट्री की, दैट इज सीस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। सीस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, टैक्सोल एंड सीस्प्लेटिन, सीस्प्लेटिन। दिस इज द मेडिसिन रिलेटेड विद द कैंसर डिजीज। सो ये भी उसका यूज हो गया। सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है बेटा कि अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो मेडिसिन का रिसर्च जो है वो बिल्कुल ठप हुआ पड़ा होता। क्योंकि जितनी भी बेटा एलोपैथी मेडिसिन है जो फॉरेन किसी भी डिजीज पे इफेक्ट करती है, तो वो डेवलप नहीं हो पाया होता। यानी अगर बुखार आया तो लेटे रहो 5-10 दिन 15 दिन, है ना, ठीक नहीं होंगे। क्योंकि आयुर्वेदिक जितनी भी मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है बट स्लो है ना। तो आज की फास्ट वाली लाइफ में वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता आयुर्वेदिक मेडिसिन। सो अगर एलोपैथी नहीं होता बेटा हमारे पास में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती, टाइम ले लेता। अगर कि कोई भी डिजीज होता तो वो ठीक होने के लिए बेटा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट माना जाता है केमिस्ट्री का। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि एक सिक्के के दो पहलू है बेटा, यानी फ़ायदा है तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो ऐसी कौन सी बात है जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मानी जाती है? तो दुनिया में आज जितना भी ज़्यादा बेटा पॉल्यूशन फैल रहा है इट इज़ टोटली रिलेटेड विद द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, जितनी भी आप इंडस्ट्री देख रहे हो बेटा उन सब में केमिकल यूज होते हैं। इवन सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है दैट इज कार्बन, जो यहाँ पर क्या करता है बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जाने नहीं देता है। एंड दैट इज द रीजन कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बेटा अर्थ पे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है कि कार्बन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो एटमॉस्फेयर में तो वो डेफिनेटली एक टेम्परेचर लेवल को बढ़ा देता है, गर्मी को बढ़ा देता है। एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम। और सर ये कार्बन आता कहाँ से है या ये किस चीज़ों से मतलब फ्री होता है? तो जो हम रोज बरोज की लाइफ में यूज करते हैं बेटा, एसी एंड रेफ्रिजरेटर। फर्स्ट एयर कंडीशनर और दूसरा मैं लिख सकता हूँ बेटा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। आप कहोगे सर ये दोनों कैसे रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको पता होगा कि एसी और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, गैस यूज होती है ना, कूलिंग के लिए। ये जो गैस होती है कहाँ पे काम आती है? कूलिंग के लिए। यानी कि अगर आप रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ रखते हो बेटा तो उसको ठंडा रखने का काम या टेम्परेचर डाउन करने का काम ये गैस करती है। और एयर कंडीशनर में भी गैस होती है। अगर मान लो आपके सामने कभी एयर कंडीशनर रिपेयर हुआ है तो आपको पता होगा समटाइम्स अगर लीकेज हो गई है, ये वाली गैस अगर निकल गई है बेटा, है ना, अंदर से रेफ्रिजरेटर से, तो ये वाली गैस हमें फील करानी पड़ती है बेटा, वापस से रिफिल करानी पड़ती है। तो ये जो गैस है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सर ये ऐसी कौन सी गैस है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है? तो जो पहले के टाइम पे यूज़ होती थी दैट वाज दी CFC। जो ये गैस यूज़ होती है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो। सी मने क्लोरो फर्स्ट, F मने फ्लोरो, फ्लोरो, and again C, that is carbon, that is
कार्बन। तो फुल फॉर्म हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज होती है जिसे फ्रीऑन भी कहा जाता है बेटा, तो ये वाला जो CFC होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इन द सेंस वो जो गर्मी बढ़ाने वाला रीजन है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीजें मानी जाती है उनमें से एक। क्योंकि ये CFC करता क्या है, तो आपको पता होगा कि ये जो हमारी अर्थ है बेटा, अर्थ का एक लेयर जो है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं सारे, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, एक एक लेयर है यहाँ पर, प्रोटेक्टेड लेयर, आपने सुना हुआ ओजोन का होता है बेटा। तो ओजोन क्या काम करता है, सबको पता है बेटा, यूवी रेस जो आती है सनलाइट से उसको रोक लेता है। यूवी रेस बहुत ज्यादा गर्म होती है बेटा, तो उसको नहीं आने देता, यहाँ पे अर्थ पे एब्जॉर्ब कर लेता है ये ओजोन वाला एरिया। अगर मान लो कि हम CFC का यूज बढ़ाते ही गए बढ़ाते ही गए बढ़ाते ही गए, और आज आप देख रहे हो बेटा कि हर घर में ये दो चीजें आपको मिल जाएगी, ये दो चीजें मिल जाएगी, AC और रेफ्रिजरेटर। तो उसमें से गैस निकलेगी ही निकलेगी सर, पूरी दुनिया में हम यूज कर रहे हैं AC और रेफ्रिजरेटर। तो ये जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या करती है, ओजोन को कहीं से बीच में से काट देती है, मतलब इस पूरे लेयर को नहीं रहने देती। तो ओजोन का हाल अभी ये हो रखा है, ऐसे टुकड़ों में बट गया बेटा। तो अगर ये टुकड़ों में बट गया तो सर ये UV रेस के लिए तो मजे हो गए, यहाँ से घुस जाओ यहाँ पे अर्थ पे, यानी डेफिनेटली अर्थ पे ये हायर टेम्परेचर वाली रेज आ रही है जो यहाँ पर गर्मी बढ़ाने का काम करेगी बेटा अर्थ पे। तो अगर ये UV रेज आई बेटा, यहाँ पर पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया, तो आपको पता है बेटा जितना भी पोल एरिया है बेटा पृथ्वी का, वहाँ पर सारी बर्फ जमी पड़ी है और वो सारी पिघल के आ जाएगी अगर यहाँ पर। तो हमें पता है बेटा कि दुनिया के 3 हिस्सों में पानी है और एक ही हिस्से में ज़मीन है। तो अगर ये वाला पानी अगर यहाँ पे आ गया तो समझ लो नाव में बैठ के जाना पड़ेगा भाई स्कूल। वैसे तो अभी स्कूल बंद हो रखे हैं बिकॉज ऑफ दी कोविड, लेकिन अगर खुल भी गए तो नाव में बैठ के जाना पड़ेगा अगर हर जगह पानी भर गया तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हर जगह कुछ बचेगा ही नहीं बेटा, क्योंकि आप जानते हो व्हाट इज़ द पावर ऑफ द वाटर, है ना। सारा तबाह कर देगा बेटा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो इस तरीके की कंडीशन होने के चांसेस है। तो साइंटिस्ट ने सोचा भाई हटाओ इसको, CFC को, उसका ऑप्शन ढूंढो। तो साइंटिस्ट ने ढूंढा एक और ऑप्शन जो कम नुकसान देता है। देखो मैंने क्या कहा, कम नुकसान देता है, मतलब देता तो जरूर है नुकसान, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल खत्म कर लेता है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन इन्होंने निकाला, CFC के अगेंस्ट में जो ऑप्शन निकाला हुआ है बेटा, ऑप्शन ऑफ गैस जो कम नुकसान देता है, which is less harmful for ओजोन लेयर, O3 लेयर। लेकिन नुकसान तो देगा बेटा, लेकिन कम देगा। तो वैसे वाली गैस कौन सी हमने ढूंढी, तो दैट इज HFC। इसके पीछे समटाइम्स अगर आप देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है 134A, 134A ऐसा लिखकर दिया हुआ हो सकता है। तो दैट इज द नंबर, एक्चुअली इसको फ्रीऑन बोला जाता है, और फ्रीऑन बहुत सारी गैस है तो उसमें नंबर प्रोवाइड कर दिए गए उनके नाम के आगे। जनरली तो उसको आप HFC ही लिखोगे बेटा, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, HFC का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। रिमेंबर दिस नेम, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को समझे बेटा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एक और नाम होता है जिसे IUPAC नेम कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे बेटा हम जब ऑर्गेनिक वाले यूनिट्स में जाएंगे तब क्या IUPAC नेम क्या होता है, कि जो केमिस्ट्री की ब्रांच है बेटा, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये उसका फुल फॉर्म है बेटा। आगे पढ़ेंगे, इस वाले यूनिट में भी है फुल फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे हर एक लेक्चर में बेटा पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो IUPAC का फुल फॉर्म वैसे अगर बता दिया हुआ है, चाहो तो आप लिख सकते हो, अभी से याद कर सकते हो। I मने इंटरनेशनल, U मने यूनियन ऑफ, P मने प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IUPAC। और IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है, मींस इस वाली टीम ने इसका जो
पीएसी जो नेम है बेटा, मिलकर जो एक नाम तय किया हुआ है एचएफसी का केमिकली नेम, वो रखा गया बेटा ऐसे 1,1,1,2 टेट्रा फ्लोरो इथेन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने मस्ती मस्ती में पूछ लिया तो दिक्कत करेगा। तो पॉइंट क्या होगा, तो सर इसको सबसे पहले समझो। तो इथेन अगर हम समझे तो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, जब भी ईथ वर्ड आता है बेटा तो दिमाग में सबसे पहली एक चीज बन जानी चाहिए, देयर आर 2 कार्बन्स। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, तो 4 होती है। एक तो यहाँ पर कंप्लीट हो रखी है कार्बन कार्बन के बीच में, तो और कितनी ज़रूरत पड़ेगी सर, 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। दोनों कार्बन के बीच में एक तो कॉमन आ गई, ये वाली कॉमन आ गई, तो उसको काउंट कर लेंगे। ये वाला जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन का भी माना जाएगा, इस कार्बन का भी माना जाएगा। तो अगर दोनों के बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब किसकी ज़रूरत है, तो सर इस वाले पॉइंट को देखना ज़रा, ये सब कुछ बता देगा। 1,1,1,2 टेट्रा। टेट्रा इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज टेट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीन ऑफ टेट्रा, तो टेट्रा का मतलब होता है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें लिख के दिया हुआ है सर 4 टाइम्स कौन सी चीज, तो 4 टाइम्स यूज हो रहा है यहाँ पर फ्लोरो मटीरियल। सी दैट, फ्लोरो मटीरियल, फ्लोरो मटीरियल, ये वाला फ्लोरो यूज हुआ है, यानी 4 बार फ्लोरीन लेना है। और कैसे, तो 3 बार इसको अरेंज करना है फर्स्ट वाले कार्बन पे। 3 टाइम्स वी विल अरेंज ऑन द फर्स्ट नंबर कार्बन। क्यों, कैसे पता चला, ये सर देख लो ना, ये 1,1,1 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो 3 बार इसको फर्स्ट नंबर के कार्बन पे। लेकिन सर फर्स्ट नंबर कौन सा है, किसी को भी कंसिडर कर लो, मान लो मैं इस वाले कार्बन को बता देता हूँ फर्स्ट नंबर, सो दैट विल बी फर्स्ट कार्बन, दैट विल बी सेकंड कार्बन। तो आप फ्लोरीन को कैसे अरेंज करोगे, तो पहले वाले कार्बन पे 3, मतलब 1 2 और तीनों बॉन्डिंग कंडीशन पे फ्लोरीन चला जाएगा। तो अगर ये फ्लोरीन चला गया यहाँ पर तो 3 टाइम हो गया। और एक बार कहाँ पे है, तो सर सेकंड वाले कार्बन पे, देखो एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर एक बार सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है, सो इट मीन्स कि यहाँ पर सेकंड नंबर वाले कार्बन पर एक बार फ्लोरीन अरेंज करना है। आप कहोगे सर इन दोनों का क्या, ये तो खाली पड़ा हुआ है, ये भी खाली पड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। 4 नहीं कंप्लीट करोगे तो कार्बन को बुरा लग जाएगा भाई। तो अगर मुझे कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करानी है तो आई विल सिलेक्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि कार्बन का पक्कम पक्का दोस्त है भाई, तो वो जुड़ जाएगा कार्बन के साथ और वैलेंसी कंप्लीट करा लेगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा हुआ है या स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, इट इज कॉल्ड 1,1,1,2 टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4 बार, फ्लोरो का मतलब होता है फ्लोरीन। तो 4 बार फ्लोरीन होने की वजह से इसका जो नॉमेनक्लेचर किया गया है दैट इज कॉल्ड टेट्राफ्लोरो। और इथेन क्यों कहा गया, क्योंकि सर यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 and 2, 1 and 2, so that is called ethane. So इंट्रोडक्शन पॉइंट में एक चीज तो हमने ये क्लियर करी बेटा कि जो भी केमिस्ट्री के यूजेस है बेटा, वो जितना फायदा पहुंचा सकते हैं उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें 5 ब्रांच हमने समझ ली बेटा, फिर उसका यूजेस समझ लिया जो रूटीन लाइफ में है। मेन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस वो ऐसा कुछ है बेटा कि मेडिसिन में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के यूज़ होते हैं। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो मेडिसिन नहीं होती, खाना भी तो डाइजेस्ट नहीं होता। बायो में पढ़ चुके होंगे, खाना जो डाइजेस्ट होता है उसमें HCl मिलाया जाता है, जो हमारे स्टमक के अंदर अपने आप उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, खाने को डाइजेस्ट कर देता है बेटा, है ना। जिसकी वजह से अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है स्टमक के अंदर तो एसिडिटी क्रिएट करता है, तो वो भी तो नुकसान हो गया, है ना। ज़्यादा मात्रा में आ गया तो क्या हुआ, नुकसान। कम में आया, जितना चाहिए उतना आया तो फायदा, डाइजेस्ट करके देगा। ज़्यादा आया तो एसिडिटी करके देगा भाई, नुकसान करेगा वो डाइजेशन सिस्टम को।
तो केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो टोटली बेटा कार्बन पे डिपेंड है, जो हम समझे थे बेटा। या केमिस्ट्री का मतलब ही सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कार्बन नहीं होता तो केमिस्ट्री नहीं होती। सबसे ज़्यादा यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन पॉल्यूशन के लिए भी तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सी, कार्बन। तो जो प्रेजेंट होता है बेटा कहाँ पर, तो सर गैसियस फॉर्म में हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं इन एसी एंड रेफ्रिजरेटर, जो कि यहाँ पर जो गैस भरी जाती थी बेटा पहले वाले टाइम पे, वो सीएफसी होती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बेटा ओजोन लेयर को थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी। तो उसको बदल के हमने एचएफसी भर लिया। एचएफसी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है बाई नेचर में, कम नुकसान देता है लेकिन देता ज़रूर है। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्शन। अगर लेक्चर पसंद आया हो बेटा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।